यस हेलो। सर। ठीक है। आज अपन चलते हैं सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है जावा के अंदर? ठीक है। सर थ्रेड शेड्यूलर और है नहीं? क्या? थ्रेड थ्रेड शेड्यूलर। शेड्यूलर? थ्रेड शेड्यूलर कोई वैसे कोई टॉपिक नहीं है, एल्गोरिथम होता है ना। एल्गोरिथम लिख रखे हैं उसके अंदर। ठीक है। थ्योरी है। थ्योरी तो तुम भी पढ़ के समझ जाओगे। क्या थ्योरी लिख रखे हैं उसके अंदर थ्रेड शेड्यूलर में? कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कि थ्रेड किस हिसाब से शेड्यूल होती है। कि जो वेटिंग थ्रेड है उसको किस हिसाब से सीपीयू मिलेगा। वो थ्रेड मतलब जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है कि जो थ्रेड पहले आएगी उसको पहले सर्विंग मिलेगी। ठीक है। इस तरह से अब कुछ होता है कि एक रोबिन भी होता है। शॉर्ट काउंट जॉब रोबिन फर्स्ट। मेथड। एसजेएफ। शॉर्ट जॉब फर्स्ट, हाँ, तो इस तरह के एल्गोरिथम है। वो देख लेना उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम यूज करता है अपना थ्रेड शेड्यूलर का। ओके। थ्योरी है वो तो। अब क्या बात कर रहे हैं अपन सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया जावा के अंदर? जैसे अपने पास थ्रेड है, ठीक है। अपने पास मल्टीपल थ्रेड्स है। और मल्टीपल थ्रेड को क्या करना है अपना? एक्सेस करना है एक रिसोर्स का। जैसे मेरा एक रिसोर्स है, रिसोर्स, ठीक है। इस रिसोर्स का एक्सेस करना है मेरी थ्रेड T1 को भी, इस थ्रेड T को भी। तो अपन किस तरह से एक्सेस कराए इस रिसोर्स का कि थ्रेड T1 भी इसको सक्सेसफुली एक्सेस कर पाए और थ्रेड T2 भी एक्सेस कर पाए। और उसका जो डेटा है, और डेटा रिसोर्स का, वो करप्ट ना हो। कहने का मतलब है कि जो दोनों के बीच में इस तरह से कम्युनिकेशन हो कि दोनों के बीच से जो डेटा बन रहा है, जो डेटा होगा रिसोर्स का, वो करप्ट ना हो। कहने का मतलब है कि पट मतलब जैसे T1 ने कोई वैल्यू इसके अंदर, T1 के अंदर कुछ, T1 ने क्या करा रिसोर्स में जाके काउंट है, काउंट की कुछ वैल्यू होगी जैसे जीरो है, ठीक है। T1 ने काउंट की वैल्यू क्या करी, जीरो को वन कर दी, ठीक है। तो T2 क्या करेगा, जब जाएगा ना T2 का टाइम आएगा तो T2 वन को लेगा। ऐसे नहीं कि T2 पे जीरो को चेंज करके वन कर रहा है। तो ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ऐसे अगर T1 भी जीरो को चेंज कर रहा है, T1 भी T2 पे जीरो को वन कर रहा है इस तरह से। तो अपन को करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं अपने रिसोर्स को, जिससे क्या पाए एक के बाद एक एक्सेस हो। ऐसे नहीं हो कि एक एक जब एक्सेस कर रखा है रिसोर्स को तो दूसरा थ्रेड क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जब दूसरा थ्रेड एक्सेस करे तो पर वापस वो पहला वाला वेट करना चाहिए। इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन के अंदर थ्रेड की एक्सेस होनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक एक्सेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साथ दोनों एक्सेस कर ली रिसोर्स के, कि दोनों एक साथ क्या करें, एक टाइम पे अगर मैं एक चीज को एक्सेस करूंगा दोनों की वैल्यू जीरो जीरो मिलेगी अपन को। फिर जब दूसरी जब अपन चेंज करेंगे, इसने चेंज करा वन कर दिया, उसने टू कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम अब जो नेक्स्ट टाइम जब T2 आएगा तो उसने क्या करा, उसने देखा किसकी वैल्यू तो वन ही मिली है इसको। क्यों? T2 ने उसको टू करा था, तो वैल्यू वन इस वजह से मिली क्योंकि T1 ने भी इसको जीरो को वन कर दिया था। तो आपने क्या करा, एक ही टाइम पे दोनों को एक्सेस देने की वजह से जो अपना डेटा है वो करप्ट हो गया। इसलिए अपन को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, कि जिससे थ्रेड उस पे एक के बाद एक एक्सेस करे। ऐसे नहीं कि लगातार एक साथ एक्सेस कर ले, जिससे अपना डेटा करप्ट ना हो। समझ आया सिंक्रोनाइजेशन के अंदर? ये इसके टॉपिक होते हैं। तो अपने दो टाइप की सिंक्रोनाइजेशन होती है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अपन सिर्फ देखेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। सर अब क्या समझ में thread, नहीं आया सिंक्रोनाइजेशन का मतलब? कि जैसे अपने पास एक रिसोर्स है, ये रिसोर्स है मेरा, ठीक है। अब मेरे पास एक थ्रेड है T1, एक थ्रेड है T2। इसके अंदर एक डेटा है काउंट नाम का, ठीक है। इसकी वैल्यू है जीरो। अब T1 बोला कि मेरे को एक्सेस करना है काउंट को, तो मुझे काउंट की वैल्यू चेंज करके क्या बनानी, वन बनानी है। अब T2 भी क्या बोला सेम टाइम पे, जब इसकी वैल्यू जीरो होती है उस टाइम T2 भी बोला कि मेरे को भी इसकी वैल्यू क्या करनी है, टू बनानी है। तो क्या होगा, जब T1 ने क्या करा, इसको वन बनाया और T2 ने क्या बनाया, टू बनाया। अब अगली टाइम जब T2 आया, जब T1 आया, काउंट की वैल्यू क्या हुई, वन हो गई, या फिर टू होगी, इनमें से एक वैल्यू होगी। काउंट की वैल्यू वन मान लेते हैं, पर काउंट की वैल्यू वन हो गई। अब जब T2 आया, T2 बोला मैंने तो इसकी वैल्यू टू बनाई थी, इसकी वैल्यू तो वन मिली है। तो इसके अंदर क्या हो गया, डेटा करप्ट हो गया एक तरह से। T2 के अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू टू होनी चाहिए थी, अब मैं कर टू टू वैल्यू होनी चाहिए थी, और T1 के अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू चाहिए। तो दोनों यहाँ पे डिफरेंट। क्या होगा, दोनों को डेटा अलग अलग मिल रहा है, मतलब दोनों में डेटा चेंज करा, एक साथ ही डेटा चेंज करने की वजह से इसमें वैल्यू करप्ट हो गई। जैसे अपना T1 है, वो भी एक टाइम पे एक्सेस कर रहा है, और T2 भी क्या है, एक टाइम पे एक्सेस कर रहा है। दोनों अगर एक साथ एक्सेस करेंगे तो दोनों क्या है, वैल्यू चेंज कर देंगे एक एक बार जब वैल्यू चेंज होगी तो जो लास्ट वाली वैल्यू चेंज हुई है ना, वो अपनी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी उसमें जाके।
जब लास्ट वैल्यू स्टोर होगी तो T1 वापस ऑपरेशन करेगा, T2 वापस ऑपरेशन करेगा, फिर वापस अपना डेटा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, फिर जो लास्ट में जो वैल्यू चेंज होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी जो सही वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर। जो भी समझ में आई थोड़ी बेसिक बेसिक क्या हो रहा है इसके अंदर। हाँ यस सर। अब आया कभी तो समझ में। यस सर। प्रोग्राम देखते हैं उससे पहले इसका सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक है, इसके अंदर ये अपने क्लास बना ली। आपका क्या बनाते हैं, एक रिसोर्स क्लास बनाते हैं। रिसोर्स वन, ठीक है, ये क्लास बन गई। इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे, एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट काउंट, उसकी वैल्यू क्या है 0। इसके अंदर एक फोर लूप लगा रहे हैं, एक मेथड बनाते हैं अपन ऐड काउंट। ये मेथड कुछ नहीं करता, काउंट को क्या करता है, प्लस प्लस करता है, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा। अब एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थ्रेड बनाते हैं अपन। एक्सटेंड करनी पड़ेगी सर थर्ड क्लास। एक्सटेंड नहीं, अपन ऐसे भी बना सकते हैं, एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, हाँ ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये अपना एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया। वॉइड मेथड बन गया अपना। वॉइड मेथड में अपन क्या करेंगे, अपन एक लूप चलाएंगे फॉर, ये चलेगा लूप 100,000 टाइम चलाते हैं इस लूप को। ठीक है, अब ये लूप के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, लूप के अंदर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। कौन से मेथड को, काउंट मेथड को। काउंट मेथड को कॉल करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रिसोर्स का। रिसोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा R1। सर वो रिसोर्स की स्पेलिंग। हाँ हाँ सही कर लिया, ठीक है। अब R1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, मेथड को और ऐड काउंट। अब ऐसे ही अपन एक और थ्रेड बना देंगे, उसमें भी सेम प्रोसीजर हो रहा होगा। दोनों क्या है, एक ही रिसोर्स शेयर करनी चाहिए अपन, यही तो बोल रहे हैं। अब दोनों रिसोर्स शेयर करें, उसके बाद अपन प्रिंट मेथड प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट मेथड क्या करेगा, काउंट को प्रिंट कराएगा अपना, काउंट आर डॉट काउंट, R1 डॉट काउंट, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एक रिसोर्स क्लास बनाई लाइन नंबर 26 पे, एक रिसोर्स क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड बनाया काउंट। उसके अंदर बस कुछ नहीं होता, काउंट को अपन प्लस प्लस करते हैं उसके अंदर एक मेथड में। अपन एक दो थ्रेड बनाए, थ्रेड T1 और थ्रेड T, उसमें दो रन मेथड है, दोनों में कुछ नहीं करा। अपन थ्रेड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रन मेथड कॉल होगा तो 1000 टाइम लूप चलेगा और इनके अंदर काउंट ऐड होगा। ये भी क्या करेगा, काउंट ऐड करेगा दोनों मेथड, ठीक है। अब थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, दोनों थ्रेड को। तो आप अगर मैं 2000 टाइम मैं क्या करूंगा, किसी एक काउंट को 2000 टाइम प्लस प्लस करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बताओ। नॉर्मली मैं किसी की वैल्यू 0 है, 0 में 2000 प्लस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 2000।
हाँ ठीक है, अपन करते हैं इसकी वैल्यू, देखते हैं क्या आती है। अब क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, ये लूप, ये स्टेटमेंट जीरो प्रिंट रह गया। इसमें अपन को टी डॉट ज्वाइन भी लगाना पड़ेगा। टी डॉट ज्वाइन क्या करेगा अपना, इसको वेट कराएगा इसको मेन थ्रेड को, कि तुम्हें जब तक रन नहीं करना, जब तक आपकी जो अपनी चाइल्ड थ्रेड है ना वो कंप्लीट ना हो जाए। अब क्या हुआ देखो, इसका रिजल्ट क्या आया, काउंट कितना आ रहा है, 1731। हाँ 2000 क्यों काउंट नहीं आया है बताओ। क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको कि टैब की स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ टैबलेट की नहीं हो रही सर। टैबलेट, नहीं नहीं। एक सेकंड। मैंने क्या बोला, अपन ने तो 2000 टाइम प्लस करा है, बट 2000 टाइम प्लस होने के बाद भी इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 2000 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये करेक्ट जो हो गया। रिसोर्स है, जो रिसोर्स अपन ने बनाया है वो क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है तो पता है क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो रहा है कि जब ये रिसोर्स में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, काउंट की वैल्यू क्या है, कुछ है जैसे 51 माना, 51 काउंट की वैल्यू है, थ्रेड T1 भी आया, थ्रेड T2 भी आया सेम टाइम पे। थ्रेड T1 ने एक्सेस करा 51, उसने वैल्यू बढ़ाई 52 कर दी, थ्रेड T2 की वैल्यू 51 से 52 कर दी थ्रेड T1 ने। फिर सेम टाइम पे क्या हुआ, थ्रेड T2 भी क्या कर रहा था, 51 से 52 कर रहा था। तो ऐसा काम हो रहा है बार बार, बार बार ऐसा काम होने की वजह से जो थ्रेड T1 की वैल्यू है, कुछ बार तो क्या हुई, 51 की 51 रह गई, वो बढ़ी नहीं आई दो बार। अगर मैं एक एक बार भी कम कर दूंगा किसी में, तो उसके नंबर काउंट कम होते जाएंगे ना, कि मैं 51 को दो बार 50, जैसे एक बार 51 है, फिर थ्रेड T1 भी उसको 51 को 52 कर रहा है, फिर एक बार थ्रेड T2 भी क्या कर रहा है, उसको 51 को 52 कर रहा है। तो उसका जो काउंट है दो बार बढ़ना चाहिए था, बट वो बेसिकली बढ़ा तो एक बार ही। हाँ समझ आया नहीं आया। सर कभी कभी सेम टाइम पे बढ़ेंगे तो। यही तो बोल रहा हूँ कि सेम टाइम पे अगर बढ़ने की वजह से दिक्कत ये हो रही है, अगर ये दोनों सेम टाइम पे बढ़ रहे हैं ना एक साथ, तो क्या होगा, जब अगर जैसे 51 है, 51 को क्या करूं मैं, T1 51 को 52 करता है, तो T2 क्या करना चाहिए, T2 उसको 51 टाइम पे नहीं, उसको 52 को मिलना चाहिए T2 को, क्योंकि अगर T2 को भी 51 मिल जाएगा, तो वो भी क्या करे, 51 को 52 ही करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक अपना कम हो जाएगा डायरेक्टली। आप ओवरराइट कर रहे हो, आप चीजों को वापस कर रहे हो। ठीक है, आपने एक बार 51 को 52 करा, फिर भी क्या करा, T2 ने क्या करा, उसको उसने 51 के टाइम एक्सेस करा, तो उसने 51 को 52 करा, तो जो काउंट है लूप, मतलब काउंट जब मेथड खत्म हो जाएगा एक बार चलने का दोनों के बाद, वो रिजल्ट 52 रह गया। और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, इस वजह से जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 7031 आई। अगर मैं इसको वापस रन करके देखूं, तो देखो वैल्यू क्या हुई, और कम हो गई। क्या है। एक सेकंड, समझ आया। यस सर। हाँ सर। एक सेकंड होल्ड करना आप दोनों, देखना, मैंने एक प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम कर लो। मैं प्रोग्राम कराया ना ये वाला, प्रोग्राम करो, फिर मैं समझाता हूँ उसको, इसको मम्मी सही कैसे करेंगे अपन। मम्मी ठीक है, इसको करो। मम्मी सर आगे हमारे तो चलो। अलग वैल्यू आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों के अलग अलग होगी, करो इसको, मैं एक बार आ रहा हूँ। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ ओ छो 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 बैठ जाओ। डम 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 डम। मम्मी मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा तो ले जा। ले जा। हाँ हाँ। हम्म चल। नहीं।
समझ आया? तो क्या होगा, ये हर बार आप लोगों को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करके देगा ये मेथड, क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, हर बार वैल्यू को चेंज कर रहा है। यस अभी ये आ सर। रहा है, मैं मल्टीपल टाइम्स को रन करके देखूं तो हर बार अब केवल काउंट 2000 आ गया, मतलब केवल सही चल गया काउंट। अब केवल 9072 हो गया। तो ये हो रही दिक्कत कि क्या हो रहा है, थ्रेड क्या हो रही है, सिंक्रोनाइज तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा रिसोर्स का, मतलब सर ये एक के ज्वाइन बाद क्यों एक। लगाया है? क्या? ज्वाइन। कहाँ ज्वाइन करा? ज्वाइन इसलिए कराया है कि अपन ने ज्वाइन मेथड पढ़ा था उस समय, कि ज्वाइन मेथड क्या करता है, थ्रेड चाइल्ड होते हैं ना, थ्रेड को मतलब जो चाइल्ड थ्रेड है उसको पहले रन करता है, और दोनों चाइल्ड थ्रेड अपन पहले रन करना चाहते हैं, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको लास्ट में प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं ज्वाइन मेथड हटा दूं यहाँ से, तो क्या होगी, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले प्रिंट हो जाएगी, मेन थ्रेड क्या हो जाएगी, पहले काम कर लेगी अपना। काउंट क्या होगा, जीरो दिखाएगा हमेशा। देखो काउंट जीरो ही आ रहा है, क्योंकि थ्रेड कभी काम ही नहीं कर पाई टाइम पे अपना। मेन थ्रेड अपना काम पहले कंप्लीट कर ली थी, और जो चाइल्ड थ्रेड है वो काम कंप्लीट नहीं कर पा रही अपना उस समय से पहले। इसलिए अपने ज्वाइन लगाया कि पहले मेन थ्रेड को बोल दिया कि अपना मेन थ्रेड आप वर्किंग स्टॉप कर दो जब तक ये चाइल्ड थ्रेड अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। आज समझ में? हाँ सर। समझ गया कि क्या अपन क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, एक शेयर रिसोर्स है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स को एंटर कर रहे हैं, दोनों ही ऐड काउंट लगा रहे हैं उसके अंदर, चला रहे हैं। अब इसको क्या करना है, अपन को सिंक्रोनाइज बनाना पड़ेगा इस रिसोर्स को। सिंक्रोनाइज बनाने के बाद अपने तीन तरीके होते हैं, या तो क्या करें अपन, एक मेथड को सिंक्रोनाइज बनाते हैं, इसको सिंक्रोनाइज बनाते हैं मेथड को, या फिर क्या करें, सिंक्रोनाइज बना दे ब्लॉक को, ठीक है, या क्या कर दे, क्लास को सिंक्रोनाइज कर दे, मतलब स्टैटिक क्लास बना दे, स्टैटिक सिंक्रोनाइज, स्टैटिक सिंक्रोनाइज बना दे। समझ आया? तीन तरीके से अपन काम करते हैं। अब क्या करते हैं, अपन इस मेथड को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज बना देते हैं। मैं इसके मेथड के आगे लिख दूंगा सिंक्रोनाइज कीवर्ड, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सिंक्रोनाइज होने के बाद ये रिसोर्स को पूरा, अब इसको मल्टीपल टाइम भी रन करके देख लो, हर बार 2000 रिजल्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक थ्रेड एक ही टाइम पे एक्सेस कर रही होगी इस रिसोर्स का, ठीक है, कि मतलब इसके अंदर क्या होगा, रिसोर्स है तो T1 भी इसको पहले T1 एक्सेस करेगी, ठीक है, T1 ने एक्सेस कंप्लीट कर दिया, T1 जीरो पे एक्सेस करा तो T1 ने वन बना दिया, फिर T2 जब एक्सेस करेगी जब ये वन बन चुका है। इस तरह से काम चलेगा इसके अंदर, मतलब एक के बाद एक एक एक्सेस होगा, इसके अंदर एक्सेस नहीं होगा, पैरेलल एक्सेस होगा। इसके अंदर पहले थ्रेड T1 एक्सेस करेगी, जब T1 का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर थ्रेड T2 एक्सेस करेगी एक ही रिसोर्स के अंदर। समझ आया? सर दोनों एक ही टाइम पे नहीं करेंगे? एक टाइम पे कहने का मतलब है, जब पहले क्या होता था, अगर अपने जब सिंक्रोनाइज नहीं बनाया था, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि चीजों को सिंक करना, सिंक का मतलब एक के बाद एक चीज को भेजना, ठीक है, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है, अपने रिसोर्स को सिंक्रोनाइज कर दिया, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से जो अपना मेथड है वो सिंक्रोनाइज बन गया। सिंक्रोनाइज बनने के बाद जो एक थ्रेड है वो उस मेथड को पहले रन करेगी, फिर दूसरी थ्रेड जब पहले वाली ने काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरी थ्रेड उस मेथड को रन करेगी। अब समझ आया? यस सर। दिव्यांशु तुम्हें कोई डाउट? नहीं सर। समझ आ गया अब? सर और दो तरीके कौन कौन से हैं? तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है और ये मेथड है, तरीका ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगेगा हर बार, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्लॉक क्या हो, सिंक्रोनाइज ब्लॉक और सिंक्रोनाइज वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर पता है एक कंसेप्ट होता है लॉक कंसेप्ट, कि जब भी क्या होता है अपन, एक कोई क्लास है, एक क्लास के अंदर अपना रिसोर्स था, तो रिसोर्स को आपको मतलब जो रिसोर्स है एक तरह का मेथड है इसके अंदर। एक सेकंड होल्ड करना।
कहाँ पे थे? अब इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है लॉक का कंसेप्ट। मैं आपको लॉक का कंसेप्ट बताता हूँ पहले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हेलो। आ रही है सर, आ रही Yes, sir. इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है लॉक का कंसेप्ट। है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ भेज रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई अपन ने क्या बोला कि एक रिसोर्स क्लास ली थी, रिसोर्स क्लास बनाई थी, उसके अंदर एक मेथड बनाया था रिसोर्स। अब एक किसी क्लास के अंदर कोई मेथड को आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? Daddy क्लास का screen ऑब्जेक्ट बनाना। holding. नहीं हुई अभी भी? नहीं सर। अब हाँ सर, टैबलेट के आगे। ठीक है। एक क्लास बनाई है अपन ने, क्लास के अंदर क्या बनाया अपन ने? मेथड बनाया। ये रिसोर्स क्लास के थी, ठीक है, रिसोर्स क्लास। अब अगर आपको कोई क्लास का कोई मेथड एक्सेस करना पड़ता है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू तो अपन एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड को। तो उसके अंदर क्या होता है? एक लॉक नाम का कंसेप्ट होता है, सिंक्रोनाइज यूज करता है कि जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं होगा ना, तब तक आपके पास ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं होगा, तब तक आप क्या कर सकते हो? उस क्लास के जो डेटा मेंबर्स या फिर उसके मेथड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा मेंबर्स और उसके जो मेथड्स है उसके एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी क्लास को, अगर किसी थ्रेड को वर्क करना है किसी क्लास के साथ, तो सबसे पहले उसको उसको लॉक चाहिए होता है उस क्लास, उसके ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लॉक चाहिए होता है उसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉक के थ्रू ही वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है थ्रेड और मतलब मेथड और डेटा मेंबर्स को उस क्लास के, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है लॉक का इसके अंदर। समझ आया ये? Yes, sir. ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट का, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लॉक जब तक नहीं होगा किसी थ्रेड के पास, तब तक वो उस क्लास के थ्रू क्लास के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकती, उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, उसके मैं वो उसके मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो क्या होता है? तो जब अपने सिंक्रोनाइज लगा देंगे ना किसी रिसोर्स के आगे, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लॉक उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसलिए क्या हो रहा है? तो T1 के पास जब ऑब्जेक्ट लॉक होगा तो उस समय T2 के पास ऑब्जेक्ट लॉक नहीं होगा, तो T2 वर्क नहीं कर पाएगी। और जब T2 के पास ऑब्जेक्ट लॉक होगा तो उसके समय T2 के पास ऑब्जेक्ट लॉक नहीं होगा, तो उस समय T1 वर्क नहीं कर पाएगी। इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करा जाता है। अब आया इसका समझ में तरीका किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन हुआ? Yes, ये sir. पीछे बैकएंड में मतलब कैसे चीजें काम कर रही है, ठीक है। अभी जो अपन ने सिंक्रोनाइज का तरीका देखा था वो तो था सिंक्रोनाइज मेथड, ठीक है। अब अपन देखते हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है। मतलब क्या बोला? जैसे अपने पास मेथड तो क्या करता है? पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना देगा। मतलब मेथड के अंदर हर चीज क्या होगी? सिंक्रोनाइज वे में चलेगी। अगर यहाँ पे 50 लाइन कोड है और उसमें सिर्फ 50 लाइन का कोड है, तो पूरी 50 लाइन क्या होगी? सिंक्रोनाइज चलेगी। तो पहले T1 उस 50 लाइन को वर्क कराएगा, फिर T2 उस 50 लाइन को वर्क कराएगा। बट अगर मैं क्या कर दूं, मेथड के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे को क्या करनी है, 50 लाइन है मेथड के अंदर, बट मेरे को सिर्फ 5 लाइन को क्या करना है, मुझे सिंक्रोनाइज बनाना है। तो मैं क्या करूँ? सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज करता हूँ। यहाँ पे किसका यूज करते हैं अपन? सिंक्रोनाइज ब्लॉक का। तो वो क्या करेगा? सिर्फ वो 5 लाइन को सिंक्रोनाइज करेगा। तो बाकी जो 45 लाइन है वो T1 और T2 साइमल्टेनियसली रन करेंगे। बट जो जो 5 लाइन है उसको पहले T1 रन करेगा, फिर बाद में उसको 5 लाइन को T2 रन करेगा। ये होता है कंसेप्ट ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का। आया Yes, समझ में? sir. Yes, sir. दिव्यांशु तुम्हें? सर अभी तक तो केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करे, और लॉक कैसे बनाएंगे? ये समझ नहीं आया सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक? हाँ, ये तो आ गया।
ठीक है, तो यही अपना सिंक्रोनाइजेशन मतलब तरीका समझ में आएगा सिंक्रोनाइजेशन हो कैसे रहा है। कि ऑब्जेक्ट लॉक होता है, ऑब्जेक्ट लॉक पास होता है कि अगर ऑब्जेक्ट लॉक पास हुआ है तभी कोई थ्रेड क्या कर सकती है, रन कर सकती है मेथड को, अदरवाइज वो थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड को रन नहीं कर सकती, ना ही सिंक्रोनाइज ब्लॉक को रन कर सकती है। ठीक है, अब एक होता है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अगर हमने बोला कि हमने कोई एक मेथड है उसको मैंने स्टैटिक मेथड को मैंने क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। ठीक है, कभी भी याद रखना जब भी अपन कोई मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो अपन को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है क्या, है नहीं सर। नहीं पड़ती ना। तो अगर अपने जब मेथड अपन ने सिंक्रोनाइज बना दिया तो क्या हो गया, जो क्लास है ना वो क्लास ही बेसिकली क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई। उस समय क्या हो गया, ये क्लास ही क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई। तो जैसे अपने बोला कि अपने पास एक थ्रेड है T1, एक थ्रेड T2 है, वो क्या कर रही है, एक सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रही है। और एक थ्रेड T2 है और एक थ्रेड T4 है, वो भी क्या कर रही है, सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आई थी स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के साथ, कि अगर अपना ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 क्या करें, हेलो, आवाज मेरी नहीं आ आवाज रही। आ रही है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब आ रही है आवाज। हाँ। तो जैसे अपने बोला कि अपने पास क्या होगी, एक थ्रेड T1 है T2 है, ये क्या कर रही है, शेयर कर रही है कॉमन ऑब्जेक्ट को। थ्रेड T3 और एक T4 है, वो क्या शेयर कर रही है कॉमन ऑब्जेक्ट को। जब T1 और T2 में सिंक्रोनाइजेशन होगा ना तो इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और जब T3 और T4 में सिंक्रोनाइजेशन होगा, इनमें सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या शेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट शेयर हो रहे हैं। ठीक है, शेयर ऑब्जेक्ट करिए। बट जब अपन T1 और T3 में सिंक्रोनाइजेशन करेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा, और T4 और T2 में करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करें, अलग अलग ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। इसमें एक अलग ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या है, एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसमें भी एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट ही शेयर नहीं हो रहे तो लॉक पास करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इसके पास लॉक अपने ऑब्जेक्ट का लॉक रहेगा, इसके पास अपने ऑब्जेक्ट का लॉक रहेगा। तो T1 भी अपना साइमल्टेनियसली काम करेगा, T3 भी अपना साइमल्टेनियसली काम करेगा, उस तरह से T2 भी अपना साइमल्टेनियसली काम करेगा, उस तरह से T4 भी अपना साइमल्टेनियसली काम करेगा। समझ आया कंसेप्ट स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का? तो अपन क्या करते हैं, अपन क्लास मतलब जो मेथड है उसको स्टैटिक बना देते हैं अपन। ये एक प्रॉब्लम होती है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के साथ। हेलो। पूरी क्लास के सारे आ जाएंगे फिर इससे एक्सेस। हाँ, कि मतलब अगर अपन स्टैटिक कीवर्ड बनाया ना अपन ने, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन करिए, अगर स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे अपन, मतलब क्लास पूरे स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब कोई मेथड बनाया मैंने, सिंक्रोनाइज स्टैटिक वॉइड प्रिंट मेथड बताया। ठीक है, जो कि अगर टेबल प्रिंट करती है। ठीक है, तो इसकी क्या स्टैटिक हो गया, तो जो क्लास है वो क्या हो गई, क्लास ही क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई। क्योंकि अपन क्या करते हैं, क्लास का नेम ए है, क्लास का नेम रिसोर्स है, और उसके नेम, क्लास का नेम और मेथड के नेम के थ्रू ही तो अपन कॉल करते हैं स्टैटिक मेथड को। उसका ऑब्जेक्ट तो अपन पास ही नहीं करते कभी भी स्टैटिक में। ठीक है, ये हो गया अपना स्टैटिक। एक होता है अपना डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जावा के अंदर, मतलब जैसे एक मेरी थ्रेड है T1, एक मेरी थ्रेड है T2। ठीक है, इसके पास दो रिसोर्स है, एक रिसोर्स R1 है, एक रिसोर्स R2 है, एक रिसोर्स R1 है, इसके पास एक रिसोर्स R2 है। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसने एक्वायर कर रखा है इस R1 का ऑब्जेक्ट को, इसने एक्वायर कर रखा है R2 के ऑब्जेक्ट को। अब क्या कर रहा है, T1 क्या वेट कर रहा है R2 को, और T2 वेट कर रहा है R1 को। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेडलॉक लग गया इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जब तक टी एच वन जब तक क्या करेगा, R1 को छोड़ेगा नहीं तब तक वो R2 नहीं ले सकता।
क्योंकि TH2 ने क्या करेगा, R2 को पकड़ रखा है। जब तक TH2 क्या करेगा, R2 को छोड़ेगा नहीं, तब तक TH1 R1 को ले नहीं सकता, क्योंकि R2 ने क्या, R1 को किसने पकड़ रखा है, TH1 ने। TH1 किसका वेट कर रहा है, R2 का। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना एक एक रिसोर्स लॉक मांग रहे हैं कि भाई तू मेरे को पहले दे तो मैं अपना काम करूंगा, फिर बोल रहा है तू पहले मेरे को दे फिर मैं अपना काम करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेडलॉक लग गया। दोनों के रिसोर्स, दोनों एक दूसरे का रिसोर्स मांग रहे हैं, एक दूसरे से ऑब्जेक्ट का लॉक मांग रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को ऑब्जेक्ट का लॉक पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक, अब दोनों जो लॉक मांग रहे हैं ना, वो दोनों अपोजिट लॉक है। ये लॉक जब ही छूटेगा जब ये वाला लॉक मिलेगा इसको, और ये लॉक जब छूटेगा जब इसको ये वाला लॉक मिलेगा। समझ आया? हाँ सर। कि ऐसे TH1 TH2 ये से ये मांग रहा है, इससे मांग रहा है। ये T1 जब देगा, जब ये क्या करेगा, T2 को उसको वापस देगा, मतलब R2 को वापस देगा R1 को। अगर ये R1 देगा तो ये R2 लेगा, और ये R1 लेगा तो इसको R2 देना पड़ेगा। इस तरह से काम चल रहा है। बट ये R1 जब ही देगा जब ये R2 लेगा, और R1 जब ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि R2 जब छोड़ेगा जब इसको R1 मिलेगा। दोनों क्या कर रहे, तू पहले मेरे को देगा तो मैं तेरे को दूंगा, तू मेरे को देगा तो मैं तेरे को दूंगा। इस तरह से काम चल रहा है इसमें। आया समझ में? अभी तो समझ गया। हेलो? यस सर, आ गया। ठीक है, तो अपन इसका कोड करके देखते हैं एक बार। पहले सिंक्रोनाइज ब्लॉक का देखते हैं अपन। स्क्रीन सर। हाँ, शेयर करता हूँ। हो गई? हाँ ये तो क्या था, सिंक्रोनाइज मेथड था, क्योंकि पूरे मेथड पे सिंक्रोनाइज लगा दिया अपन ने। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन यहाँ सिंक्रोनाइज नहीं लगाते, मम्मी, एक नई फाइल बनाते हैं अपन। ये चार्ज में लगा दीजिए। कतई नहीं है। कतई लिया, चार्जर ही लिया, चार्जर ही लिया। तो नेट पकड़े। राधे ब्रज जन में सुखकारी। एक क्लास बनाएंगे अपन। ठीक है, क्लास बनाएंगे, वही रिसोर्स मेथड बनाते हैं एक, किसके अंदर वॉइड प्रिंट मेथड बनाया। ठीक है, ये क्या लेता है, एक नंबर लेता है जिसकी एक टेबल, जिसको प्रिंट करेगा, इसके टेबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट पास, मतलब रेफरेंस पास करना पड़ता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करें, मतलब क्लास है, ये क्लास रिसोर्स क्लास है, इस रिसोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा सिंक्रोनाइज ब्लॉक में। यहाँ पे अपने दिस पास करते हैं, दिस क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपन को पास कर देगा। ठीक है, फिर एक लूप चलाएंगे इस ब्लॉक के अंदर, जो अपन को काम करना है इस ब्लॉक के अंदर वो करेंगे। आई चलाया गया अपन 10 तक, प्लस प्लस, और अपन आई प्रिंट करेंगे हर बार। ठीक है, प्रिंट करेंगे एन को, किससे, एन इंटू आई। टेबल प्रिंट करें ना अपन, जो नंबर भेजेंगे उसकी, उसकी टेबल प्रिंट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपना सिंक्रोनाइज ब्लॉक हो गया। अब इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर अपन को क्या करना है, स्लिप करना है इस मेथड को। जो थ्रेड आएगी ना अपन को, उस थ्रेड को अपन को स्लिप करना है थोड़ी देर के लिए। अपन ने 1 सेकंड के लिए स्लैब को खुला दिया। ठीक है, अब अपन 2 थ्रेड बनाएंगे अपन मेन क्लास में। थ्रेड
T1 मेथड रन मेथड। अपन ने क्या बोला, अपन को ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा रिसोर्स का। इसका नाम देते हैं रिसोर्स 2। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट R2 न्यू सोर्स। ठीक है, रन मेथड के अंदर कॉल करना पड़ेगा इस मेथड को R2 डॉट, कौन सा मेथड है, प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड को कॉल कर दिया, इसमें एक नंबर पास करना पड़ेगा, इसमें मैंने पास कर दिया 1 की टेबल पास कर दी इसके अंदर। ठीक है, सेम इसी तरीके से अपन थ्रेड T2 बना देंगे एक और। वो भी क्या कर रही होगी, वो प्लेट कर रही होगी 10 की टेबल, वो दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, पहले 1 की टेबल प्रिंट होगी। इसमें जॉइन नहीं लगता सर? ज्वाइन की जरूरत नहीं है ना, ज्वाइन की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अपनी मेन थ्रेड कुछ प्रिंट टिक कर रही। अगर यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा देता, जैसे एक बार ये प्रिंट हो जाए, ठीक है, पूरी प्ले टेबल प्रिंट हो गई इसकी। अगर मैं यहाँ से लिखूँ सिस आउट, हेलो, तो ये मेन थ्रेड क्या होगी, पहले रन करती है स्टार्ट थ्रेड, थ्रेड से पहले सबसे पहले अपनी मेन थ्रेड काम करती है, अपना कंप्लीट करती है अपना काम। तो मेन थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर देगी, इससे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, ज्वाइन लगाना पड़ता है, जिससे मेन थ्रेड अपना काम क्या करे, लास्ट में काम कंप्लीट करे अपना सबसे। इसलिए ज्वाइन अपन इसलिए लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, सिंक्रोनाइज कर दिया अपन ने कि पहले क्या हुआ, थ्रेड T1 ने अपना काम कंप्लीट करा, 1 की टेबल प्रिंट करी थ्रेड T1, फिर क्या करा, थ्रेड T2 अपना काम प्रिंट करा, तो 2 की टेबल प्रिंट कर दी। ये तो क्या होगा अपना ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अपन ने मेथड सिंक्रोनाइजेशन, ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन देख लिया। अब देखते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। सर हमारे कुछ बता रहा है प्रॉब्लम। क्या पता, प्रॉब्लम बता रहा, दिखाओ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम बता रहा है बताओ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा, आप इसको इस पे मेन पे जाओ, आप इस पे टैप करो, स्क्रीन पे टैप करो एक बार। ठीक है, अब रन करो मेथड को। इसको कंसोल को एक बार हटा दो, कंसोल को हटा दो, नॉर्मल स्क्रीन पे पेंट करो जहाँ पे। हाँ, इसको ये बोल रहा है कि इसको मेन मेथड मिल नहीं पा रहा है इसको, एडिटर को। कंसोल को हटाना, कंसोल हटा नहीं। सर कौन सा तो ये, ये इसको हटा दूं? हाँ, अब इस पे टैप करो एक बार स्क्रीन पे। हाँ, अब रन करो फाइल को, राइट क्लिक सेव करो। करो इस फाइल को बगल में। कर सर लिया सर सेव। ये रिसोर्स में क्या आ रही है सर, एरर क्लास? अच्छा रिसोर्स इसने क्लास में आर्ट रिसोर्स का फीलिंग सीख किया है। ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा पहले ही बना रहे। अरे आपने दोनों बार एक ही क्लास, अरे दोनों बार एक ही क्लास का नाम ले लिया कर, नेम तो चेंज करो क्लास का। अभी भी नहीं हटी सर एरर तो। क्लास बंद नहीं करेगी कहीं पे।
क्लास बंद नहीं करी कहीं पे? नहीं। देखो ढंग से क्लास देखो, बंद करी नहीं करी ढंग से। कौन सी क्लास को? ये क्लास जो 21 पे आपने रिसोर्स कर रही है ना, कहीं इसका कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाया हो कहीं पे? फिर सही है। सही है सर। ऊपर करना थोड़ा सा एक बार, कंसोल नहीं। फिर हो गया। हो गया ना? इसका 10 का चल रहा है पहले। क्यों सर इसका 10 का क्यों चल रहा है पहले? इसने 10 की टेबल पास करी होगी ना, 10 नंबर पास करा होगा, इसलिए 10 चल रहा है इसका। मैंने 1 पास करा था, 1 पे पास हुआ, इसलिए दिखाना। T1 पे तो 2 की करी है, T2 जो थ्रेड है उस पे 10 की करी है इसमें भी। सर मैंने पहले 2 की करी है। दिखाओ एक बार। वहाँ पे पास करिए T1 में, 2 की पास करिए, उसमें 10 की पास करिए। अब वापस रन करो उसको एक बार। इसको पता है क्या हो रहा है? इसको जो T2 थ्रेड है उसको पहले स्टार्ट हो रही है इसकी। T2 थ्रेड पहले स्टार्ट हो रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस सिंक्रोनाइजेशन काम करे ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? सिंक्रोनाइज का मतलब कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड काम करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अच्छा 2 सर ये नंबर जीरो पे क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने लूप चलाया वो जीरो से। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, ओके। ये थ्रेड एक टाइम काम करनी है। 10 की टेबल में बीच में प्रिंट हो रहा है, टेबल प्रिंट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 की टेबल प्रिंट करे तो 10 की टेबल ही पहले प्रिंट होनी चाहिए अपनी। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन में कैसे करते हैं अपन। सेम मेथड होगा अपना, इस मेथड के आगे कर देते हैं अपन स्टैटिक। ये तो मेथड तो है नहीं है, ये ब्लॉक हटा देते हैं अब की बार अपन। ठीक है, और इस मेथड को हम सिंक्रोनाइज करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनाइज लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक लिखते हैं। तो क्या दिखा रहा है? एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि अपन एक्सेस नहीं कर सकते इसको, तो अपन को डायरेक्ट यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा। वॉइड की बोल रहा है तो। नहीं, पहले वाला एरर बोलता था मतलब। ठीक है, अब वापिस ये अगर सिंक्रोनाइज काम करेगा। समझ आ गया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से अचीव कर सकते हैं अपन? इसमें सर R2 बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। या R2? ये ऊपर तो बनाया वही तो था बोल तो रहा हूँ। हटा दो तो सर। रिसोर्स देखो, हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर क्या करा अपन ने, अपन ने मेथड को स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक मेथड को अपन किसके थ्रू अचीव करते हैं? क्लास के थ्रू। क्लास का नेम और मेथड का नेम, स्टैटिक को हम ऐसे यूज करते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपन स्टैटिक को यूज कर सकते हैं। और सेम क्लास ठीक में है, हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है। सेम क्लास में तो उसकी भी जरूरत सर नहीं है। सर अब मेरी 2 की पहले हो रही है। तो वो कोई, मैं बोल रहा हूँ वो कोई इशू नहीं। थ्रेड एक टाइम पे एक काम करनी चाहिए, ये इशू नहीं है कौन सी थ्रेड पहले काम कर रही है। अगर T2 पहले काम करिए तो कम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पूरा काम कंप्लीट करनी चाहिए थ्रेड T2। ऐसे नहीं कि थ्रेड T2 के बीच में T1 चलने चल गए।
सर अपने चलाए तो ऐसे ही है ना कि स्टार्ट T1 हो पहले फिर T2 हो स्टार्ट। वो भी नहीं, वो थ्रेड के अंदर ये नहीं होता, थ्रेड के अंदर कोई सी भी थ्रेड पहले स्टार्ट हो सकती है, वो इशू नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिंक्रोनाइजेशन में कि जो रिसोर्स आप शेयर कर रहे हो ना, एक टाइम पे एक ही थ्रेड शेयर करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों थ्रेड एक साथ एक शेयर कर ले उस रिसोर्स को। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सी थ्रेड पहले काम कर रही है। ओके। समझ आया ये चीज? हाँ सर। ठीक है। अब अपन लास्ट टॉपिक देखते हैं, डेडलॉक। फिर अपन क्या करेंगे, कल इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन देख लेंगे, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। डेडलॉक क्या बोला था अपन ने कि अपने पास दो रिसोर्स है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, एक थ्रेड तो क्या कर रही है, एक पहले रिसोर्स के पास, एक थ्रेड के पास है R1 रिसोर्स, एक थ्रेड के पास R2 रिसोर्स है, ठीक है। अब थ्रेड T1 को कहती है R2 रिसोर्स है, तो उसको R1 को रिलीज करना पड़ेगा। बट वो R1 को जब भी रिलीज करेगी जब R2 मिलेगा, और R2 थ्रेड है T2 के पास, तो T2 को कहती है R1 चाहिए, वो R2 को जब रिलीज करेगी जब उसको R1 मिलेगा, तो एक तरह की डेडलॉक कंडीशन हो गई। हाँ तो अपन इसको एग्जांपल में देख के करके करते हैं। ठीक है, अपने पास एक दो रिसोर्स है, दो रिसोर्स है। बताया नहीं, देख संजय ने रख दिया धोखे में, रख रहा मत सोर्स कंटिन्यू वन, क्यों कर रहा है? ठीक है, मना कर रहा हूँ। इसका नाम है जावा। पूछ रहा हूँ क्या हो यो दूसरा रिसोर्स है चलेंगे बढ़िया तो क्यों, सुन ले, अब सुन ले ना, रख रहा हूँ धोखे में बोलो चलेंगे। शायद तक के नाम है। तो फिर बोलेगी जो है इसका नाम है पाइथन, कब कह रहा है ठीक है। ये अपने पास ए दो रिसोर्स हो क्या गए। हो यो नौकरा चल अब गई। अपन क्या करते हैं, दो थ्रेड बनाते हैं अपनी, जैसे अपन बनाते हैं थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, थ्रेड मेथड ओवरराइड कर लेंगे अपना। अब क्या करते हैं अपन, सिंक्रोनाइज करते हैं, ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन। इसमें बोल रहे हैं अपन को कौन सी मिली, रिसोर्स वन पड़ा है इसके पास, थ्रेड T1 के पास, ठीक है। और इसमें साउट कर देते हैं अपन, थ्रेड वन लॉग रिसोर्स वन। इसने क्या करें, रिसोर्स वन को लॉक कर लेगी ये वाली थ्रेड। फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर ट्राई करेंगे, थोड़ी देर थ्रेड को स्लिप करा देते हैं, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। कैच कर लेते हैं इस एक्सेप्शन को, ठीक है। अब जो सिंक्रोनाइज बनाया है अपन ने, सेम अपन सेम चीज को अपन वापस ले लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्स वन की जगह रिसोर्स टू दे देते हैं यहाँ पे, थ्रेड वन का लॉग रिसोर्स टू हो गया। ये तो अपने बन गई एक थ्रेड T1। सेम इसी तरीके से अपन क्या बनाएंगे, थ्रेड T2 बनाएंगे। थ्रेड T2 बना दी। अब इसके अंदर रिसोर्स टू क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, और रिसोर्स वन बाद में आ रहा है, ठीक है। और अपन क्या कर देंगे, दोनों को कॉल कर देंगे लास्ट में। मैसेज भी चेंज कर दो सर थ्रेड टू। हाँ,
मैसेज भी करते थ्रेड टू लॉग रिसोर्स टू। टू बन। अब आप देखना क्या प्रिंट होता है। क्या हुआ? पूरा कैसे प्रिंट हो गया क्या? वन का वन, टू का टू, टू का वन और वन का टू। कैसे हुआ सर ये प्रिंट? यहाँ पे देखा यार दोनों कैसे प्रिंट हो गए। देखो क्या हुआ, थ्रेड वन ने क्या कर रखा था, लॉक कर रखा रिसोर्स वन को, तो उसको लिख मिल गया। फिर थ्रेड टू ने क्या कर रखा, लॉक कर रखा रिसोर्स टू को, उसको मिल गया। फिर रिसोर्स टू किसको चाहिए था, थ्रेड टू को। थ्रेड वन को क्या चाहिए, रिसोर्स टू चाहिए। और थ्रेड टू को कहते हैं रिसोर्स वन चाहिए था। तो यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन होनी चाहिए थी। प्रोग्राम कैसे चल गया ये देख रहा हूँ मैं भी। प्रोग्राम चलना नहीं चाहिए था ये वाला। सर वो लगा लो कैच में, प्रिंट स्टैक। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट स्टैक भी लगा लूंगा तो। वो एक्सेप्शन थोड़ी आया मेरे पास। ये नीचे जे लिख दिया सर, ये इधर ट्राई में। अच्छा, इसके अंदर डेडलॉक हो ही नहीं पा रहा कंडीशन के अंदर। सर कल करवा देना आप। अरे डेडलॉक हो ही नहीं, कल क्या कराऊंगा मैं इसमें। एग्जाम्पल देख लो सर, उस पर मिल जाए तो। और कोई। एग्जाम्पल में कुछ मिलेगा तो नहीं सर है। इसके एग्जांपल देख लो ना एक बार। सर आपने पहले कर रखा होगा ना इसका वही एग्जांपल, बोल रहा हूँ, पहले लॉक हुआ था, डेडलॉक हुआ था। उसमें देख लो एक बार। तेरी डाटा में आड़ू तेरी है। इसमें डेडलॉक हो गया देखो। सर ये तो तगड़ा प्रोग्राम बना रखा है। अरे अपन ने क्या करा, डायरेक्ट ही यूज कर लिया रिसोर्स को अपन ने डेडलॉक कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बने ही नहीं रिसोर्स के। अपन ने क्या करा, वेरिएबल्स को यूज कर लिया डायरेक्ट, इसलिए दिक्कत आई। इसने अलग यहाँ अलग पे देखो क्लास अपन ने, में। इसने क्या करा, एक RS1 क्लास है, RS2 क्लास है। अपन को ऑब्जेक्ट के थ्रू तो लॉक लॉक ही तो पास करते हैं अपन। डेडलॉक जब होगा ना, जब लॉक फेल हो जाएगा, लॉक पास नहीं हो पाएगा। अपन ने क्या करा, वेरिएबल पास कर दिया, वेरिएबल तो वो लॉक ही नहीं है, सेम क्लास है। सेम इसलिए क्लास के अंदर तो अपन, इसलिए अगर अपन इस रिसोर्स को, दोनों रिसोर्स के अलग अलग क्लास बनाते तो दिक्कत आ जाएगी। बना लो एक बार क्लास। ठीक है, R1 लिख दो। सोर्स 3। ए भाई पूछो तू। नेम वन जावा। दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे।
सर के ऊपर इक्वल्स टू लगा दो। हाँ ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स जी पास कर देंगे। अरे एक गलती कर, ये ना इसका जो ब्लॉक है यहाँ बंद नहीं होगा, वो ब्लॉक बंद होगा अंदर। यहाँ बंद हो, अब डेडलॉक हो जाएगा। अब डेडलॉक हो गया। ऐसा होता है कि जैसे रिसोर्स अपन ने सिंक्रोनाइज बनाया, ठीक है, एक सिंक्रोनाइज के अंदर भी एक और सिंक्रोनाइज बनाते हैं, मतलब एक रिसोर्स शेयर हो रहा है, उसके अंदर भी एक और रिसोर्स शेयर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये एक बार मांग रहा है R3, उसके अंदर क्या बोल रहा है, वो R4 को मांग रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही थी। वो क्या पता दोनों को अलग अलग बना रहे थे, समझ आया कि सिंक्रोनाइज के अंदर अपन सिंक्रोनाइज करेंगे तो क्या होगा, ये R3 को क्या चाहिए, R4 चाहिए, और इसके अंदर क्या करें, R4 के अंदर इसको R3 चाहिए। तो R4 को जब R3 चाहिए तो क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे R3 ब्लॉक हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि R3 को क्या चाहिए, R4 चाहिए इस समय। अब समझ में आया कि ये जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक था इसके अंदर ही, अगर मैं इसकी इंडेंटेशन सही कर दूं तो समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो समझ आ रहा है, सिंक्रोनाइज R3 के अंदर क्या ही है, सिंक्रोनाइज R4 सिंक्रोनाइज R3 के अंदर है, मतलब एक रिसोर्स सिंक्रोनाइज रिसोर्स है, उसके अंदर भी अपना ये कोड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसको लॉक किसका चाहिए, R4 को, R3 को लॉक चाहिए R4 का,
ठीक है, बट R4 को लॉक किया R3 का, R3 का लॉक क्या रखा है, R3 के पास से R3 को लॉक किया R4 का, तो ये डेडलॉक हो गई कंडीशन। पहली स्टेटमेंट तो प्रिंट करती है, R3 डॉट नेम क्या था अपना, जावा, उसने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, और पाइथन ने पाइथन, बट वो पाइथन और जावा दो बार वापस प्रिंट नहीं करा पाए। वो क्लियर? यस सर, ये कोड नहीं, बस एक कमेंट में भेज दो। क्या ये वाला कोड सर कमेंट में, Comment चैट में? पे। हाँ हाँ भेज दो। समझ आया दिव्यांशु आपकी बात? अपन को एक सिंक्रोनाइज के अंदर दूसरा सिंक्रोनाइज तब डेडलॉक करना। तो क्या पढ़ाया है सर, पूरा कोड नहीं आया। ये है ना? हम्म, कहाँ से नहीं आया? आ गया पूरा कोड अब? सर कहाँ पर आया? एक सेकंड दिव्यांशु, सर पता नहीं कहाँ गया वो। इसमें कुछ शायद वर्ड लिमिट की एक्सेस है इसके अंदर, इसलिए पूरा कोड नहीं आ पा रहा। सर इसके बाद का भेजो, इसके बाद का भेज दो। कहाँ पे? T2 पे हो ना? हाँ हाँ, कंट्रोल ऑल करके हटा दो। T2 पे सर व्हाट्सएप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भेज दो। भेज दिया अब तो मैंने यार। व्हाट्सएप पे भेजूं? हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेजो। चलो समझ में आ गया दिव्यांशु हाँ सर। कि डेडलॉक कैसे हुआ इसके अंदर? ठीक है, अब कल अपन वो खत्म कर लेंगे अपना सिंक्रोनाइजेशन। सर, कल क्या है टॉपिक? यही सब इंटर थ्रेड लॉक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है सर? सर लास्ट अपना कलेक्शन है। फिर ये लॉग कहाँ पे गया है सर? ये लॉग वाला और बता देना। लॉक, ये इंटर लॉक, लॉक मतलब लॉक तो इसका मतलब बताने का तरीका है इसके अंदर कि सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। कि ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। इस वजह से क्या होता है, जिस थ्रेड के पास लॉक होगा सिर्फ वही थ्रेड क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है मेथड उसको, सिंक्रोनाइज रिसोर्स को। अच्छा ये तरीका है, कोई वो नहीं है कि ऑब्जेक्ट का एंटिटी जिसको मैं दिखा सकूँ लैपटॉप के ऊपर। ठीक है सर। जैसे अपन ने सिंक्रोनाइज बनाया ना, तो वो मेथड क्या करता है, वो खुद बांटता है अपना लॉक। ओके। ठीक है, क्लास कंप्लीट फिर आज की, फिर आउट।